और आज शो में किन खबरों पर रहेगा फोकस, ये भी देख लेते हैं। न्यूज इन फोकस। सबसे पहले बात होगी कवर स्टोरी में, कतर ने क्या कर दिया। कतर में 8 भारतीय नौसैनिकों की, जो पूर्व नौसैनिक थे, उनको फांसी की सजा दिए जाने के बाद से हलचल है। सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि वहां पर उनको बचाने के पूरे प्रयास किए जाएं, लेकिन क्या क्या ऑप्शंस होंगे इस पर करेंगे आज विस्तार से चर्चा। साथ ही साथ अब क्या स्ट्रैटेजी बनानी होगी और कतर का इस माहौल में फांसी की सजा देने का ऐलान क्या कुछ एक दूसरी स्टोरी, दूसरी कहानी भी बयां कर रहा है, इस पर भी होगी विस्तार से बातचीत। दूसरी हमारी खबर होगी आज की आपके काम से, आपकी जेब से जुड़ी हुई। एफडी हर कोई करता है, लेकिन एफडी प्रीमैच्योर तरीके से तोड़ने पर लगती है पेनल्टी। लेकिन क्या अब एफडी पहले तोड़ी जा सकती है बिना कोई पेनल्टी दिए हुए? कितने तक की एफडी तोड़ सकते हैं बिना पेनल्टी दिए हुए? ये सब आपको बताएंगे आज हमारी दूसरी स्टोरी में, तोड़ो एफडी बिना पेनल्टी। इसके अलावा एक और खबर काम की, जो बीमा पॉलिसी की जो शर्तें होते हैं, नियम होते हैं, क्या आपने कभी पढ़ने की कोशिश की है? शायद नहीं, क्योंकि वो इतनी जटिल होती है, उसकी भाषा इतनी क्लिष्ट होती है कि जटिल भाषा में लिखे गए कुटिल शब्द और सेंटेंसेस आपको समझ नहीं आते, शर्तें समझ में नहीं आती। इसीलिए अबेडाई ने कहा है कि इन भाषा को किया जाएगा सरल। इन भाषा का सरलीकरण कब तक होगा, इसके लिए क्या तैयारी है, विस्तार से आज आपको बताएंगे। इसके अलावा प्याज रुला रहा है साहब, प्याज ने एक बार फिर से किचन पर बोझ बढ़ा दिया है और आम लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। तो कब तक ये स्थिति रहेगी और कहां से बनी, क्यों बनी, कब तक प्याज रुलाएगा, ये आज न्यूज इन फोकस की चौथी स्टोरी। शुरू करते हैं सबसे पहले आज की कवर स्टोरी। कतर की एक अदालत ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी। मसला बड़ा गंभीर है, क्योंकि 8 भारतीयों की जिंदगी की और मौत का सवाल है। साल भर जेल में रखने के बाद खाड़ी के देश कतर ने इन 8 को फांसी की सजा सुना दी। हैरत इस बात पर है कि मामला क्या है, आरोप क्या है, किसी को नहीं पता। ऑफिशियली 8 अपनी सफाई भी दे पाए या नहीं दे पाए, ये भी नहीं पता। 8 भारतीय कतर ये एक कंपनी में काम करते थे। कंपनी कतर की नेवी के लिए काम करती थी और डिफेंस डील्स में शायद इन्वॉल्व थी। कतर के कुछ मीडिया हाउस छाप रहे हैं कि 8 को इजराइल के लिए जासूसी के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन कतर सरकार का मुंह बंद है। उसने भारत सरकार को भी कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा। यह भी समझ से परे है कि अगर कोई गुनाह हुआ भी है तो उसमें यह कैसे मुमकिन है कि कर्मचारियों को सजा हो जाए, फांसी की सजा हो जाए और कंपनी का मालिक छोड़ दिया जाए। कंपनी का मालिक भी एक पूर्व डिफेंस का ही व्यक्ति है, जो वहां की कतरीज एयरफोर्स का एक हिस्सा था। उसे 2022 में छोड़ दिया जाता है, जो कंपनी का मालिक था। लेकिन जो कंपनी में काम करने वाले लोग थे और भारतीय पूर्व नौसैनिक थे, उन्हें हिरासत में रखा जाता है और अचानक से फांसी की सजा सुना दी जाती है। भारत सरकार डिप्लोमेटिक और लीगल चैनलों से 8 की रिहाई में लगी हुई है। विपक्ष भी कह रहा है कि जो कुछ करना पड़े किया जाए और 8 लोगों को सुरक्षित लाया जाए। लेकिन इस बीच हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि कतर भारत के साथ ऐसी हरकत क्यों कर रहा है। इस पूरे मसले पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले ये रिपोर्ट देख लें। आठ भारतीय नागरिकों को कतर की अदालत द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने पर पूरा देश हैरान है। इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि हम मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले से बेहद स्तब्ध हैं और फैसले की विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी दलों के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। हमने जो पहला कदम उठाया होगा, वो हमने कॉन्सुलर एक्सेस लिया, उनसे पूछा कि भाई क्या बात है, आपको क्या कहा गया। वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। दूसरा, फिर हम आप लीगल ओपिनियन देख रहे हैं, कतार में भी हमने वकील रखे होंगे। और तीसरा, फिर आपके विदेश मंत्री, जिनकी बहुत अच्छी छवि है, वो बात करेंगे अपने कतारी काउंटरपार्ट से। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि सजा का ऐलान तो कर दिया गया, पर आरोपों को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर मामला मौत की सजा देने जितना गंभीर है, तो कतर सरकार और कोर्ट इस मामले में स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीयों पर तथाकथित जासूसी के आरोप हैं। हालांकि कतर सरकार की ओर से भारतीयों पर लगाए गए आरोपों को लेकर कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है। जिन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई है, उनके नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनकर पाकला,
कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर रागेश। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी चर्चा के लिए। हमारे साथ मनोज जोशी जी जुड़ चुके हैं, डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं ORF में। जोशी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे पास अभी 4 ऑप्शन हैं जो जानकार बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, एक तो जो जुडिशियल सिस्टम है कतर का, स्वाभाविक रूप से सबसे पहले उसे अप्रोच किया जाए, वहां पर अपील की जाए। इसमें शायद होमवर्क हुआ भी होगा, हमने वहां पर अपने लॉयर्स वगैरह लगा दिए होंगे। दूसरा, अगर ड्यू प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है तो शायद एक अपील भी की जा सकती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। वहां पर क्या कुछ बुनियाद आधार तय किए जाएंगे, इसके लिए बाकायदा भारत को होमवर्क करना होगा। तीसरा ऑप्शन यह है कि गवर्नमेंट और डिप्लोमेटिक प्रेशर, शायद उस पर सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और डिप्लोमेटिक जो पूरा का पूरा चैनल है वो इंगेज किया जा रहा होगा इस वक्त, ये हो भी रहा होगा। और तीसरा जो चौथा बचता है ऑप्शन, वो है NGO, सिविल सोसाइटीज़, मीडिया, जो इस वक्त हम भी कर रहे हैं, ये इस इशू को उठाएं, ग्लोबल लेवल तक लेकर जाएं, एक प्रेशर बनाएं और अंततोगत्वा ये यूनाइटेड नेशंस में आए ये मसला और वहाँ पर बातचीत और वहाँ से कोई राह खुले। लेकिन ये 4 बड़े जटिल प्रक्रियाएं हैं। क्या होगा आगे और क्यों हुआ, ज़रा इसको समझ लेते हैं पहले। जोशी सर, आपका आकलन, क्या आपको टाइमिंग कुछ संदिग्ध लग रही है? कतर का किसी भी मामले में हमें इन्फॉर्म ना करना, कुछ क्लैरिफिकेशंस नहीं देना, ये कुछ संदिग्ध लग रहा है आपको? आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? जोशी सर, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? अब मुझे लगता है कि एक टेक्निकल इशू आ रहा है। सवाल यही है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग हम क्यों कह रहे हैं? इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है। 8 भारतीय जिन पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि वो इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, जैसा कि मीडिया में रिपोर्ट्स हैं, और ठीक हमास इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद उनको अचानक से फांसी की सजा दे दी जाती है। ये क्या कह रहा है? क्या इसके पीछे डॉट कनेक्ट करके कोई कहानी बन रही है, या फिर ये सब स्वाभाविक, ऑब्वियस या एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही हो रहा है? ये ऐसी चीजें हैं जो बड़ा विरोधाभास पैदा कर रही हैं, जो समझने पे ये मजबूर कर रही हैं कि दाल में कहीं ना कुछ तो काला है। इसके पीछे 2-3 और जो बातें जो लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं, वो ये कि कतर ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया और मामले की ब्रीफिंग क्यों नहीं दी, ये भी समझ से परे है। जोशी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोशी सर, क्विकली इस वक्त आपका एनालिसिस, ऑब्जर्वेशंस क्या कह रही हैं सर? एग्जैक्टली हुआ क्या है? देखिए, कतर ने ये 8 लोग हैं, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, इनको गिरफ्तार किया था। कई महीनों से ये लोग जेल में हैं और इनके जो है इनके ऊपर दावा हुआ और ये डेथ सेंटेंस मिला है इनको। कतर कहता है कि उसके पास सबूत है, इलेक्ट्रॉनिक सबूत है कि ये लोग जासूसी कर रहे थे इजराइल के पक्ष में। और साथ साथ हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि कतर ने 2 कटारियों को भी गिरफ्तार किया है, मतलब सीनियर लोग जो हैं, खमीस अल अजमी जो CEO थे उस कंपनी के, और साथ साथ हेड ऑफ इंटरनेशनल मिलिट्री ऑपरेशन मेजर जनरल तारिक खालिद अल उबैदली, तो 2 कटारी भी गिरफ्तार हुए थे। अब पता नहीं मुझे कि साथ साथ जो है उनके खिलाफ भी कोई सेंटेंस आया है कि नहीं, ये नहीं मालूम है, पर ये जरूर है कि ये बहुत सीरियस मामला है। खबर आई कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। उन्हें रिहा कर दिया गया है। अच्छा, तो इसका मतलब साफ इल्जाम जो है वो हिंदुस्तानियों के खिलाफ है। एब्सोल्युटली। हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि ये सेंसिटिव मामला है, सिक्योरिटी का मामला है। हमारी सिक्योरिटी का मामला शायद ना हो, पर कतार की सिक्योरिटी का मामला तो है। और किस तरह से इसको झेला जाए, ये काफी पेचीदा सवाल है। एक जो थ्योरी चल रही है सर, और वो ये थ्योरी चल रही है, स्पेकुलेशंस भी हो सकते हैं या इनमें कोई दम भी हो सकता है, मैं आपका एनालिसिस पे चाहूंगा। कहा यह जा रहा है, धारणा ये बन रही है कि हमास और इजराइल के युद्ध के बाद शायद नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं और
कतर ने अचानक से डेथ सेंटेंस का अनाउंसमेंट करके एक तरह से भारत को टेबल पर लाने की कोशिश की है कि आप किस साइड हैं ये बताएं, और दूसरा इजराइल के पक्ष में ज्यादा ना कहें। क्या ये पॉसिबल है सर? देखिए, ऐसा है कि ये गिरफ्तारी और ये काफी पुरानी है। मतलब ये इजराइल और हमास का जो युद्ध है वो तो अक्टूबर 7 तारीख को अचानक उभरा था, तो उसके साथ उसको लिंक करना थोड़ा मुश्किल है। ये केस पहले से चल रहा है और लोग गिरफ्तार थे। इंडिया ने ये कॉन्सुलर एक्सेस भी हमको दिया गया, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसकी डायरेक्ट वो है। पर ये जरूर है कि हाँ, इजराइल जो है अपने इलाके में जो कुछ भी जो मुल्क हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनके ऊपर निगरानी रखता है, और अपनी तरफ से उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज बहुत तेज हैं और ये कोशिश में लगे रहते हैं कि कोई ऐसी चीज ना हो जिससे कि उनकी सिक्योरिटी पे असर पड़े। अब यहाँ पे इल्जाम यह है कि कतार जो है एक काफी अद्भुत चीज कर रहा था कि मतलब एक ये मिनी सबमरीन, छोटी सबमरीन जो है इसको बना रहा था। ये छोटी सबमरीन की इटली से इंपोर्ट किया गया। इसकी खासियत यह है कि इसके ऊपर जो कोटिंग होती है, जो इसकी मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसको आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। ये स्टेल्थ सबमरीन है, तो मतलब लोगों के बंदरगाह के अंदर जो है चुपचाप घुस सकती है, और ये काफी काबिल एक जो है वेपन सिस्टम है। तो ये जरूर है कि इजराइल की निगरानी तो रही होगी इसके ऊपर। और देखिए, जासूसी के मामले में कोई मोरालिटी नहीं होती है। कोई ये नहीं देखता है कि अरे हम हिंदुस्तानी को इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी और को इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि जो हमारे जो कुछ इंडियन वहां पे थे, काम कर रहे थे कंपनी के लिए, वो इसमें फंसाए गए, एस्पियोनाज में फंसाए गए। और अगर एस्पियोनाज में फंसाए गए और एस्पियोनाज का जो है उनके ऊपर इल्जाम है, तो ये कोई खास बात नहीं है कि डेथ सेंटेंस दिया गया है। एस्पियोनाज में ज्यादातर डेथ सेंटेंस ही दिया जाता है। पर अब इसमें सवाल है कि जैसे और मुल्क जो है एस्पियोनाज का इल्जाम होता है, जासूसी का इल्जाम होता है, इसको कैसे इसको झेला जाए। तो अक्सर जो होता है कि लोग जो है अपनी गलती कबूल कर लेते हैं और उनको फिर डिपोर्ट कर दिया जाता है। आज के हालत में, पहले के जमाने में तो वाकई में डेथ सेंटेंस होती थी और डेथ सेंटेंस लागू हो जाती थी। पर आज के जमाने में अगर कोई ये कबूल कर ले कि हाँ साहब, हम हमारी गलती थी, हमने गलत काम किया, तो हो सकता है कि जो वहां का कतार के जो अमीर हैं वो इनको माफ कर सकते हैं। पर ये मैं तो खाली स्पेकुलेशन कर रहा हूँ। कतार का क्या प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या सर आपको आप कहीं से इसको रिलेट कर पा रहे हैं ऑनगोइंग हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से, इस नज़रिए से? क्योंकि दो तीन चीज़ें अभी हुई हैं। जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, उस पर एक सवालिया निशान लगा कि भाई उसका क्या होगा। अब बाइडेन साहब का एक बयान आता है और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक तरह से हॉल्ट पर डालने की एक कोशिश है या उसको फ्लॉप करने की कोशिश है, लेकिन हम चाहे कुछ हो जाए हम आगे बढ़ेंगे। फिर कतर का इसमें ये भूमिका आती है कि साहब कतर को पहले ही रिजर्वेशंस थे कि आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर से, उनकी एक तरह से नाराजगी भी थी। तो क्या आप ये जोड़ पा रहे हैं सर कहीं कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना का उसमें इस तरह से अलग थलग पड़ना और अचानक से फिर ये सब चीजें, कुछ डॉट कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? देखिए, ये मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई आप ऐसे ही हिसाब लगा रहे हैं। जहां तक कि मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, ये बहुत आगे की बात है। उसमें 2-3 हजार किलोमीटर की रेल लाइन बननी है, 2-3 हजार किलोमीटर। यूएई, मैं सर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाइडेन साहब का बयान है, क्योंकि बाइडेन ने बयान दिया। मैं बाइडेन साहब का बयान जो है उस पर भी क्लैरिफिकेशन आया है। उस पे भी जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने आईएमईसी की स्पेसिफिक बात नहीं करी थी।
ओके। उन्होंने स्पेसिफिक बात नहीं की थी, उसका भी क्लैरिफिकेशन आया है। और मैं नहीं समझता हूं कि ये जुड़ा हुआ है इंडिया, और ये इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये एक भविष्य की बात है। ये मैं तो कहूंगा आज कि ये एक सपना है। क्योंकि क्या ये वाकई में जो सुएज की खाड़ी से जो हमारा रूट है उससे बढ़िया होगा या नहीं होगा, ये नहीं कैसा कहा जा सकता। और जैसे मैंने आपसे कहा, 2-3 हजार किलोमीटर की तो रेलवे लाइन बननी है। 2-3 हजार, मतलब ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। तो जो कुछ होगा इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर में, वो 5-10 साल के 10-15 साल के बाद होगा, जब ये आप ये रेलवे लाइन बना सकते हैं। तो ये तो बहुत भविष्य की बात है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जो डिप्लोमेटिक जो एंगेजमेंट्स हैं वो तो होंगी ही, लेकिन जैसा सर ने कहा कि किस तरह से अप्रोच करके इस बात को सुलझाया जाता है, ये बहुत हद तक भारत के होमवर्क पर भी निर्भर करेगा। और भारत के जो रिलेशनशिप हैं कतर के साथ, और जो हमारे जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनके काउंटर पार्ट्स हैं, उनके क्या कुछ नेगोशिएशंस वहाँ पर होते हैं, ये बड़ा फूंक फूंक कर कदम भारत को रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बात 8 भारतीयों की जान की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की कवर स्टोरी। अगर आप बैंक में एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट कराने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। और इनफैक्ट अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है भी तो भी आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि आरबीआई ने एफडी के प्रीमेच्योर विथड्रॉल की लिमिट को बढ़ा दिया है। नए नियम के मुताबिक अब आप 1 करोड़ तक की एफडी मैच्योर होने से पहले बिना किसी पेनल्टी या शुल्क दिए निकाल सकते हैं। पहले यह रकम 15 लाख रुपए थी। आज के दौर में इन्वेस्टमेंट के कई सारे ऑप्शन हैं। इनमें कुछ विकल्प काफी रिस्की हैं, तो कुछ विकल्प में जोखिम नहीं है। बिना जोखिम वाले सुरक्षित इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में एफडी भी शामिल है। एफडी के तहत लोगों को एक फिक्स ब्याज दर उपलब्ध कराई जाती है। वहीं अब एफडी को लेकर आरबीआई की ओर से अहम ऐलान किया गया है। अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है या कराने की सोच रहे हैं तो ये आपके काम की खबर है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को 1 करोड़ रुपए तक की सभी फिक्स डिपॉजिट पर समय से पहले निकासी यानी प्री मैच्योर विथड्रॉल की सुविधा देने की बात कही है। इस समय ये सीमा 15 लाख रुपए तक है। रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा है कि समीक्षा करने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि एफडी पर प्री मैच्योर विथड्रॉल की रकम 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की जाए। आसान भाषा में कहें तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए या उससे कम की एफडी 1 से 5 साल या उससे ज्यादा समय के लिए करवाई है तो आप जरूरत पड़ने पर कभी भी इस एफडी को तोड़ सकेंगे। ऐसा करने पर अब आपको बैंक को अलग से पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। हालांकि नियमों के अनुरूप फिक्स डिपॉजिट पर अलग अलग समय के लिए अलग अलग ब्याज दरों की पेशकश करने का विकल्प होगा। फिलहाल ये निर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अब आपको बताते हैं कि एफडी के क्या क्या फायदे हैं। दरअसल एफडी को सुरक्षित निवेश माना जाता है। इसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है। ये पैसों की शॉर्ट टर्म की जरूरतों को पूरा करने और आपातकालीन और रिटायरमेंट के बाद आय का एक मुख्य स्रोत बनता है। ऐसे में अगर आप बिना किसी रिस्क के निवेश करना चाहते हैं तो एफडी एक अच्छा विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्ष रुंगटा सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाउंडर हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एलएलपी के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आप कैसे देखते हैं ये जो अमेंडमेंट किया है डिपॉजिट विड्रॉल गाइडलाइंस में आरबीआई ने, ये कितना इंपॉर्टेंट है एक आम निवेशक के नजरिए से? ये बहुत अच्छा स्टेप है। कोई भी इन्वेस्टमेंट में 3 पहलू होते हैं, कई बार हम इसकी बात कर चुके हैं, रिस्क, रिटर्न एंड लिक्विडिटी। तो अगर आप लिक्विडिटी यानी कि आप प्रीमेच्योर विड्रॉवल का राइट छोड़ते हैं तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न उसी बैंक से आपको ज्यादा चाहिए। एक बैंक अगर 2 टाइप की एफडी दे रही है 5 साल की, समझिए, एक में वो प्रीमेच्योर विड्रॉवल अलाउ करती है, एक में नहीं करती है, तो ऑब्वियसली जिसमें नहीं करती है उसका रेट ज्यादा होगा, क्योंकि आप लिक्विडिटी अपनी ट्रेड कर रहे हैं। इसकी वजह से आप उसके एवज में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट, आपकी एक्सपेक्टेशन रहेगी। अब उसमें होता क्या है कि
कई ग्राहक जो होते हैं वो सिर्फ ये इंक्रीज रेट देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि इसके पीछे जो लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट है वो है। तो उन्होंने क्या किया है कि जो बड़े फिक्स डिपॉजिटर्स हैं वो फिर भी इसको स्टडी करेंगे, ऐसा वो सोचते हैं, और एटलीस्ट जो छोटे फिक्स डिपॉजिटर्स हैं वो इसके लालच में ना आ जाएं, हायर इंटरेस्ट की लालच में। जो भी पाव टका जितना भी एक हायर इंटरेस्ट देती है बैंक फॉर नॉन विड्रॉएबिलिटी, तो उसके लालच में आके कर दे, जबकि उनको ये समझ में ना आए कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये पैसा नहीं निकल सकता। और बैंकिंग में सबसे बड़ा चीज ट्रस्ट होता है। तो अगर जरूरत के समय आप अपनी फिक्स डिपॉजिट नहीं निकाल सकें, जबकि आपका एक्सपेक्टेशन था कि मैं कभी भी निकाल पाऊं, तो वो एक सिस्टम के लिए रिस्क होता है। इस वजह से ये जो स्टेप है ये बहुत अच्छा स्टेप है, ताकि लोग सिर्फ उस रिटर्न को ना देखें। जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो ज्यादा देखते सूझते नहीं हैं, वो सिर्फ हायर रिटर्न फ्रॉम द सेम बैंक के चक्कर में वो एफडी ना कर दें, उसके लिए ये स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप। सर, लेकिन आप एक आम निवेशक को क्या सलाह देंगे? अगर माना ये अब ऑप्शन आ भी गया है कि आप जब मर्जी निकाल लें, तो भी क्या क्या ध्यान रखें निकालने से पहले, और किस परिस्थिति में ही निकालने की सोचें? तो ये तो हर इन्वेस्टमेंट पे लागू होता है, सिर्फ फिक्स डिपॉजिट पे लागू नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिक्स डिपॉजिट में करना चाहिए कि नहीं, वही एक बड़ा जिसे कहते हैं एक क्वेश्चन है। लेकिन समझो आपने अपनी इमरजेंसी फंड है वो बैंक पे रख रखी है, क्योंकि आपको वहां से इमीडिएट एक्सेस मिलता है इसका। वो एक चीज है जो बैंक एफडी में है, जो और कोई लिक्विड फंड हो, कुछ भी हो, इमीडिएट तुरंत एक्सेस, इंस्टेंट एक्सेस नहीं है। आज की तारीख में आपको अपना एफडी प्रीमेच्योर विड्रॉवल करना है, वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उस वजह से उसकी जो ये इंस्टेंट लिक्विडिटी है वो अच्छी है। तो करना कब चाहिए? जिस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट किया था वो चीज अगर आती है, अगर आपने इमरजेंसी फंड रखा है तो इमरजेंसी आती है तो ही विड्रॉ करिए, वरना मत करिए, नहीं तो जब जरूरत पड़ेगी तब आपको नहीं मिलेगा। तो ये मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे डेट फंड्स हो, चाहे इक्विटी फंड्स हो, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको करने से पहले आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किस गोल के लिए कर रहे हैं, किस अवधि के लिए कर रहे हैं, वो पहले से सुनिश्चित करना है। प्लान बना के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर ये सवाल का जवाब बहुत आसान हो जाता है कि जब जरूरत पड़ेगी, ये इमरजेंसी के लिए रखा था। फिक्स डिपॉजिट टिपिकली इमरजेंसीज के लिए अच्छा है, तो अगर इमरजेंसी हुई है, आपकी जॉब छूट गई है, तो फिर ऑब्वियसली विड्रॉ करिए। अगर इमरजेंसी नहीं हुई है और रखा इमरजेंसी के लिए है तो मत विड्रॉ करिए। ऑलराइट सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप बने रहिएगा सर हमारे साथ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर आपसे और चर्चा करनी है, और वो है इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस की भाषा, शर्तें और नियम। ये इतनी क्लिष्ट होती है कि कई बार समझ में नहीं आता है। तो और एक काम की खबर आपके लिए, अगर आप कोई भी पॉलिसी करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो उस पॉलिसी में कई तरह की शर्तें भी लिखी रहती हैं। ये शर्तें अक्सर इतनी लंबी और जटिल होती हैं कि इसे पढ़ना या समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर लोग शर्तों की जटिल भाषा को देखते हुए इसे पढ़ते नहीं हैं, और ऐसे में भारतीय बीमा विनियामक ने IRDAI ने बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो नियम और शर्तों की जो भाषा है उसका सरलीकरण करें। एक्चुअली ये डायरेक्ट निर्देश नहीं दिया है, इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक कमेटी बनाई है। ये 12 सदस्यों की कमेटी है। ये कमेटी रिपोर्ट देगी और फिर इसके बाद ये तय होगा कि वो नियम किस तरह से लागू होंगे और भाषा किस तरह से सरलीकृत की जाएगी। बीमा कंपनियों से पॉलिसी लेना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है उनकी नियम और शर्तों को पढ़ना और समझना। हर पॉलिसी में कई पन्नों की नियम शर्तें होती हैं, जिसे ज्यादातर लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसे पढ़ना और समझना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि किस स्थिति में बीमा का पैसा मिलेगा और कब नहीं मिलेगा इन्हीं नियमों और शर्तों पर आधारित है। अब ग्राहकों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को नियम शर्तें आसान भाषा में करने के लिए कहा है।
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का कहना है कि पॉलिसी में बेहद ही जटिल भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ग्राहकों को नियम और शर्त समझने में परेशानी होती है। ऐसे में पॉलिसी लेने वाला भ्रमित हो जाता है। किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले उसकी पूरी जानकारी जरूरी होती है। पॉलिसी की भाषा को सरल बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। एल विश्वनाथन की अध्यक्षता में गठित इस 12 सदस्यीय समिति को 8 से 10 सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिश देनी होगी, जो मौजूदा बीमा पॉलिसी शब्दों की जांच करेगी और सरल और स्पष्ट शब्दों का सुझाव देगी, ताकि 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा के साथ पूरा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुगडा सर हमारे साथ हैं लगातार। सर, बीमा तो सर फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है और अक्सर लोगों की शिकायत रहती है। कितना इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट लगता है सर आपको कि भाषा को सरल कर दिया जाए, आसान कर दिया जाए? तो IRDA के सामने ये लक्ष्य है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, तो उसके लिए अब 24 साल रह गए हैं। ये कैसे हो पाएगा? 140 करोड़ लोगों का बीमा करना, सभी टाइप का बीमा करना। हेल्थ इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट तो सारे 140 करोड़ लोगों को है। लाइफ इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट शायद कम हो, प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस का कम लोगों को हो। पॉइंट इज कि सभी लोगों को इंश्योरेंस का रिक्वायरमेंट है। तो पॉपुलेशन स्केल पे अगर कुछ काम करना है, उसके लिए कई चीजें करनी होगी। एक तो अगर हम देखें कोर्ट्स के केसेस में, तो रियल एस्टेट के बाद इंश्योरेंस का नंबर है सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से कोर्ट्स में, कंज्यूमर कोर्ट्स में केसेस हैं। यानी कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई प्रॉमिस देती है, उस प्रॉमिस की एवज में आप उनको पैसा देते हैं। तो वो प्रॉमिस क्या कर रही है इंश्योरेंस कंपनी, किस टाइम पे वो प्रॉमिस को भुगतान होगा, किस टाइम पे वो प्रॉमिस वैलिड नहीं है, ये चीज अगर आपके ना समझ में आए तो वो फ्यूचर में प्रॉब्लम देना ही है। और सबसे ज्यादा इसका अगर हमें कहीं इशू देखना है तो मैं इंडिविजुअल इंश्योरेंसेस की बात कर रहा हूं, जो आम आदमी के लिए आता है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस में आता है। कई केसेस हैं जो सारा एज दे कॉल्ड प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, कि अगर आपको कोई बीमारी ऑलरेडी है पॉलिसी लेने से पहले, तो उसके इलाज के जो पैसे हैं, अब ये मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं, कि उसके पॉलिसी लेने के बाद, अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले कोई बीमारी थी, तो पॉलिसी लेने के बाद कई समय तक वो उसका पैसा आपको नहीं मिलेगा। बाद में भी 3 या 4 साल का जो पीरियड ओवर होता है, उसके बाद भी अगर ये बात आपने बताई नहीं थी, आपने छुपाई थी, तो फिर भी 8 साल तक आपको शायद वो पैसा न मिले। तो ये चीज जो मैं अब समझा रहा हूं, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट में समझना थोड़ा मुश्किल है, आम आदमी के लिए मुश्किल है। तो ये चीजें ऑलरेडी काफी काम इस पे हो चुका है। एक तो स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है IRDA ने कि पॉलिसी की जो वर्डिंग्स हैं वो सेम होंगी, उसमें कोई जो एक्सेप्शंस हैं जिसपे नहीं मिलेगा पैसा, वो भी कॉमन है। अब आप अपनी एक्सेप्शन नहीं लगा सकते, उस एक्सेप्शन को कम कर सकते हैं। मैं हेल्थ इंश्योरेंस के संदर्भ में बता रहा हूं, जी। उन एक्सेप्शंस को आप कम कर सकते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते, उनकी लैंग्वेज नहीं चेंज कर सकते। ये बहुत अच्छा स्टेप, ये ऑलरेडी पहले से लिया हुआ है। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो कैसे वो वर्डिंग्स क्या होगी ताकि आम आदमी को समझ में आए, ये भी अब वो सुनिश्चित कर रहे हैं। स्टैंडर्ड तो ऑलरेडी है जी। तो स्टैंडर्ड पॉलिसी सिंपल हो जाएगी। क्योंकि हो क्या रहा था कि कई जो नए इंश्योरटेक कंपनीज आई हैं, जो अपना टेक एक्सपर्टीज लेके आई हैं, कंज्यूमर फेसिंग एक्सपर्टीज लेके आई हैं, उनको ये चीज समझ में आ गई कि, और पहले जो थे कि एजेंट्स जाके बेचते थे, अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, काफी हद तक ऑनलाइन हो रहा है जी। तो ऑनलाइन में समझाना का तरीका बहुत अलग है,
फेस टू फेस समझाने का तरीका बहुत अलग है। और ये चीजें, ये जो नए टेक इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो कई एग्जिस्टिंग जो कंपनीज हैं, नॉर्मल कंपनीज जो हैं, उन्होंने ऑलरेडी चेंज कर लिया। देयर इज अ सिंपल लैंग्वेज मूवमेंट। ओके, ये इंश्योरेंस से ही शुरू हुआ, ऑल्दो अप्लाई करता है हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जी। लेकिन सिंपल लैंग्वेज मूवमेंट जो है ऑलरेडी आ चुका था। लोग अपने आप से कर रहे थे क्योंकि उनमें सबका फायदा है, इंश्योरेंस कंपनी का भी फायदा है, इंश्योर्ड पर्सन का भी फायदा है। अब जो है वो चीज उसको अनिवार्य कर देंगे, उसको कंपलसरी कर देंगे इस कमिटी के थ्रू। और जहां तक मुझे समझ में आया है, उस कमिटी में कंज्यूमर फेसिंग कंज्यूमर एक्टिविस्ट भी हैं, एक उसमें 12 में से। बाकी का मुझे नहीं समझ में आया, इतने सारे नाम थे उसमें। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर या कंज्यूमर के जो एडवोकेट्स हैं वो उस कमिटी में हो, ताकि क्या कंज्यूमर को समझ में नहीं आता। सिंपल लैंग्वेज मूवमेंट का बहुत सिंपल सा फंडा है जी। कि ये चीज आप अपने पड़ोसी को समझाएं, ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के पड़ोसी को समझाएं। अगर उसके समझ में आता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट सही है, वरना ये नहीं है। एक सेंटेंस में 20 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल से रूल्स हैं, फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत पुरानी है। एक परंपरा चली आई है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग्स था, हियर टू, बिफोर, एक्सेप्ट दैट, प्रोवाइडेड, मतलब वो और इतनी जो लीगल टर्मिनोलॉजी है उसको फॉलो करने का बहुत आदत पड़ी हुई है। और खास तौर से जो ऑब्लिगेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो तो इतनी गूढ़ होती हैं कि एक आम आदमी को समझना तो छोड़िए, कई बार बड़े जानकार लोग और इनफैक्ट कई बार जो वकील हैं वो भी फंस जाते हैं। और एक बात बड़ी अच्छी हुई है कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के डॉक्यूमेंट्स तो अब सरलीकृत होंगे। एक और हमने पहले भी शो किया था सर, और उसमें जो रियल स्टेट में जो एग्रीमेंट्स होते हैं, एक देश एक एग्रीमेंट, इस पे शायद एक पिटिशन भी लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर भी बात चल रही है। तो जहां जहां कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, मुझे लगता है वहां सब जगह भाषा जो है वो बड़ी सीधी सपाट होनी चाहिए, सरलीकृत होनी चाहिए, किसी का हित प्रभावित ना हो, ये दोनों कंडीशंस हों। ये एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनीज के भी हित में है। क्यों? क्योंकि जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट का रुझान हमेशा कंज्यूमर की तरफ होता है। तो अगर सिंपल भाषा रखेंगे तो क्लियर होता है ऑब्लिगेशन क्या था, नहीं था। सही बात है। तो इनफैक्ट ये थोड़ा सा मीडियम टर्म में भी इंश्योरेंस कंपनीज के भी फेवर में। बिल्कुल सही बात है। फिर वो इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता ही नहीं होगी जब सीधा सीधा लिखा हुआ होगा। एब्सोल्युटली। और दूसरा फायदा ये होगा इंश्योरेंस कंपनियों को कि दायरा बढ़ेगा, जो 2047 का हमारा टारगेट है, दायरा बढ़ेगा, ज़्यादा सरल होंगी चीज़ें, तो सबके हक में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ी आसान भाषा में, जैसे जिस भाषा में आप हमें समझा रहे हैं, ऐसी भाषा में अगर हर डॉक्यूमेंट आ जाए तो फिर क्या बात, फिर तो मज़ा ही आ जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वक्त निकालने के लिए। चलिए, और अब बात प्याज की महंगाई की। प्याज की बढ़ती कीमतों ने त्योहारी सीजन में आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। प्याज की खुदरा कीमत 60 रुपए प्रति किलोग्राम तक चली गई है। दिल्ली में यह भाव 80 रुपए तक पहुंच गया है। सिर्फ 15 दिनों में प्याज की खुदरा कीमतों में 50% का इजाफा हो गया। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि दिवाली तक कीमतों में राहत मिलेगी, लेकिन अभी प्याज थाली से तेजी से दूर होता जा रहा है। जी मीडिया की टीम ने आम लोगों की रसोई पर प्याज के बढ़े हुए दामों का असर का जायजा लिया। ग्राउंड से देखिए रिपोर्ट। प्याज के बढ़े हुए भाव से रिटेलर्स और ग्राहकों को जो दिक्कत हो रही थी उसके बारे में तो हमने बातचीत कर ली, लेकिन प्याज के इस बढ़े हुए भाव का सीधा असर जो है कहीं ना कहीं रसोई के ऊपर पड़ रहा है। जितने भी हाउसवाइफ्स घर में खाना बना रही हैं, कहीं ना कहीं उनको इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसीलिए आज जी न्यूज की टीम जो है सीधा एक ऐसे हाउसवाइफ की रसोई में पहुंची है। सीधा चलकर उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या कुछ है। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम फरहाना है। हम देख रहे हैं कि प्याज के जो भाव है वो 50% ज्यादा बढ़ गए हैं। क्या कुछ दिक्कतें हो रही है बीइंग हाउसवाइफ? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अभी दिवाली आने वाली है तो त्योहार के टाइम जैसा हम सोच के रखते हैं कि सब्जी से ही हम ज़्यादातर सेविंग्स करते हैं, तो थोड़ी सी सेविंग्स हुई थी, तब टमाटर के दाम बढ़ गए। अभी जो है प्याज के दाम बढ़ गए। आज मैं प्याज 80 रुपये किलो लाई हूँ,
कल 70 मिल रहा था, तो रोज रोज ऐसे 10 रुपए करके जो बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम हो रही है इस चीज। तो ऐसा हो रहा है कि क्योंकि सब्जी के दाम बहुत बढ़े हुए हैं, प्याज का दाम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप पहले के मुकाबले कम सब्जी लेकर के आ रहे हो, कम प्याज खरीद के ला रहे हो? ये तो होता ही है, इफेक्ट तो होता ही है। जो 2-3 किलो लाते हैं वो 1 किलो में शिफ्ट हो गए, कम तो होना यानी नहीं कि जायके पड़ता है। में खासा असर पड़ रहा है यहाँ। हाँ, बहुत ज्यादा। बिना प्याज के सब्जी में स्वाद भी नहीं आता, डालना भी पड़ता है, लेकिन हाँ क्वांटिटी हमने कम कर दी बढ़ते हुए प्राइस को देखकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में 7वें मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाले इस टेक इवेंट के दौरान हमारे सहयोगी अमरीश पांडे ने खास बातचीत की आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से। जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में वैष्णव ने कहा कि आज भारत टेक्नोलॉजी में लीडर की तरह आगे बढ़ रहा है। सर, जिस तरह से पूरा इकोसिस्टम हमने डेवलप किया है, जिस तरह से सरकार की पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से हम देख रहे हैं एक बीमारू सेक्टर को, एक सेक्टर जिसकी पहचान अन्य वजहों से थी, एक सनराइज सेक्टर हो गया। इस पूरे इकोसिस्टम को बढ़ते हुए कैसे हम देख रहे हैं और आगे का जो 5 साल का जो हम टारगेट है वो कैसा देख रहे हैं? आज से 10 साल पहले ऐसी परिस्थितियां थी जिसमें सरकार का देश के प्रति कोई लगाव नहीं था और देश के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं था। 2014 में परिवर्तन आया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया। जिस तरह के रिफॉर्म्स किए, उन रिफॉर्म्स के कारण बहुत सारी जो पुराने एक्सपीरियंस थे वो सब लोग भूल चुके हैं। अब आज ट्रांसपेरेंटली 4G और 5G का रोल आउट हुआ है। 5G की भारत की पहचान बनी है फास्टेस्ट 5G रोल आउट में, और भारत आज टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के डेवलपर, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर की तरह उभर के आया है। आज प्रधानमंत्री जी ने 100 5G लैब्स का इनॉग्रेशन भी किया। देश के नौजवानों को 5G टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उससे नए नए सोल्यूशन बना के, नए प्रोडक्ट्स बना के, नई ऐप्स बना के एक नए अवसर बनाने का मौका मिलेगा उससे। डिजिटल ट्रांजैक्शन बिल्कुल सिक्योर है, सेफ है या बहुत ज़रूरी है। किसी को अपना OTP ना दें, अननोन नंबर से आए कॉल उसको न उठाएं। इस तरह का हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। सब जागरूक रहें, और जो लोग साइबर फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं पकड़े जा रहे हैं। दिनों दिन उनमें से बहुत सारे लोग जेल जा रहे हैं और भी बहुत सारे कड़े कदम उठाए जाएंगे। लेकिन मैं सभी नागरिकों से भी मैं विनती करूंगा, आप सब भी जागरूक रहें, अननोन नंबर से कोई फ़ोन न उठाएं और किसी को भी अपना OTP शेयर ना करें। तो नंबर व्हाट्सएप पे भी कॉल्स आ रहे हैं जो कि म्यूटेड नंबर, उसको भी ना उठाएं। कहीं पर भी जहां आपका ट्रस्टेड नंबर है उसी से ही फ़ोन उठाएं। टाटा ग्रुप भारत में आईफोन का प्रोडक्शन शुरू करेगा। विस्ट्रॉन के ऑपरेशन के अधिग्रहण के बाद टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत और ग्लोबल दोनों बाजारों के लिए आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करेगी। आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज सोशल मीडिया पर यह ऐलान करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि PLI स्कीम से भारत स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का भरोसेमंद हब बन रहा है। इस समझौते के तहत विस्ट्रॉन इन्फोकॉम मैन्युफैक्चरिंग के मौजूद विस्ट्रॉन कॉप की 100% हिस्सेदारी की बिक्री की जानी है। बाजार में जारी 6 दिनों की गिरावट के बाद आज ब्रेक लग गया। गिरावट पर नवंबर सीरीज की धमाकेदार शुरुआत हुई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 635 अंक उछलकर 63,783 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 190 अंक बढ़कर 19,047 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 500 अंकों से ज्यादा की उछाल नजर आई। JP मॉर्गन का भारत पर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। वजह क्या है, डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ हैं आशीष। देखिए, JP मॉर्गन की तरफ से काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट आई जहां पर भारत की जो रेटिंग है इससे अपग्रेड कर दिया गया। पहले न्यूट्रल की जो राय थी, अब इससे बढ़ाकर ओवरवेट की रेटिंग दी गई है और इसके पीछे के तर्क अगर आप देखें तो काफ़ी कन्विंसिंग है। सबसे पहले अगर आप देखें तो भारत की इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चर और सिक्लिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इसका एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही एक बड़ा ट्रेंड ये भी है कि हर बार इलेक्शन पीरियड से पहले
प्रीवियस ईयर में अगर आप देखें तो तेज़ी मार्केट्स में काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है और इसी के चलते जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि जो एट प्रेजेंट आपको थोड़ी सी डिप मिली है, मार्केट में करेक्शन देखने को मिल रहा है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं खरीदारी करने के लिए। 3 स्टॉक्स का नाम भी दिया है, आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये देख रहे हैं कि आगे आपको इम्पैक्ट बढ़िया देखने को मिलेगा, क्योंकि दरअसल अगर आप दूसरी इमर्जिंग मार्केट से तुलना करके भी देखेंगे तो भारत में एक तो जीडीपी काफ़ी मजबूत है और दूसरी बात ये भी है कि जो रिस्क एंड रिवॉर्ड वैल्यूएशन के लिहाज से कंफर्ट है वो बता रहा है कि यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हो और हर डिप में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। जिन 3 स्टॉक्स का जिक्र मैंने किया इन्हें पसंद आ रहे हैं वो है सन फार्मा, बैंक ऑफ बड़ौदा और HUL। ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जो आप रडार पर रख सकते हैं। टारगेट प्राइस भी बता देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले बताऊँ कि तीनों में ओवरवेट की राय है। HUL में टारगेट है 2800 रुपये का, सन फार्मा में 1260 रुपये का टारगेट दे रहे हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ये ओवरवेट की रेटिंग दे रहे हैं 230 रुपये के टारगेट के लिए। त्योहारों के बीच डायमंड ज्वेलरी के शौकीनों के चेहरे चमक रहे हैं। पिछले साल की नवरात्रि और दशहरे की तुलना में इस साल पॉलिश्ड हीरो की कीमतों में भारी गिरावट आई है। आखिर गिरावट का कारण क्या है, ये बताने के हमारे साथ हैं हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, पॉलिश्ड हीरे की कीमतों में कितनी गिरावट हुई है और कीमत गिरने के कारण क्या है? देखिए, कंज्यूमर के लिए अच्छी बात यह है कि अभी आपको 1 लाख का हीरा करीब 65,000 में मिल रहा है। मतलब ये कि हीरे की कीमतों में पिछले 1 साल में करीब 35% तक की गिरावट आ गई है। बड़ी गिरावट आई है और कुछ कैटेगरी के हीरे के दाम तो 19 साल में सबसे कम हो गए हैं। जी हाँ, 19 साल के निचले स्तर पर आ गए हैं। बहुत तेज़ गिरावट आई है और इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि जिस तरह से दाम गिरे हैं तेज़ी से, उसके बाद नवरात्र के दौरान हीरे की बिक्री बढ़ी है और 20% जो सेल है डायमंड का वो बढ़ा है नवरात्र के दौरान। और 0.25 से लेकर जो 3 कैरेट का डायमंड होता है उसकी कीमतों में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और जो छोटे हीरे की कीमतें हैं उसकी कीमत में 10 से 15% तक की गिरावट आई है। जो छोटा हीरा है वो रफ डायमंड के कटिंग और पॉलिशिंग के दौरान ये छोटे हीरे बनाए जाते हैं तो उसके दाम 10 से 15% घटे हैं और ये सब इसलिए हुआ है, इसके पीछे की वजह ये है कि एक तो जब से रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से ग्लोबल मार्केट में हीरे की डिमांड कम हो गई, उसका इम्पैक्ट हमने देखा। यूएस जो है पॉलिश डायमंड का सबसे बड़ा बायर है, यूएस में डिमांड कम होगी पॉलिश डायमंड की और इसीलिए FY24 में जो कट एंड पॉलिश डायमंड का एक्सपोर्ट है भारत का वो 29% घटा है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में इसकी डिमांड कम हो गई। इसके अलावा एक बड़ी वजह है लैब ग्रोन डायमंड की लोकप्रियता। लैब ग्रोन डायमंड काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और लैब ग्रोन डायमंड नेचुरल डायमंड के मुकाबले काफ़ी सस्ता है, 70-80% सस्ता है। तो लिहाजा जिस तरह से लैब ग्रोन डायमंड पॉपुलर हो रहा है उससे भी जो नेचुरल डायमंड है उसकी डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ रहा है और कम मांग की वजह से जिस तरह से डिमांड कम हुई है एक्सपोर्ट की, उससे घरेलू मार्केट में सप्लाई बढ़ गई है, इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो इन्वेंट्री ज़्यादा है, एक्सपोर्ट डिमांड कम है, इसी वजह से 35% दाम पिछले 1 साल में कम हो गए हैं। एक्सपर्ट का ये मानना है कि आने वाले वक्त में अगर एक्सपोर्ट का मार्केट ठीक हो गया, मतलब अगर एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ गई, तब तो दाम यहाँ पर थोड़े बढ़ सकते हैं, सुधर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपोर्ट का मार्केट ठीक नहीं होता है, एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं बढ़ती है, तो फिर डायमंड के दाम यहाँ पर बढ़ने की संभावना नहीं होगी और एक बड़ी चुनौती लैब ग्रोन डायमंड से भी मिल रही है। तो लिहाजा अगर एक्सपोर्ट का मार्केट ठीक नहीं होगा तो डायमंड के प्राइसेस नीचे ही रह सकते हैं।